नमस्कार साथियों, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। कर्मेश्वरी यूनिवर्सिटी चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आज हम पढ़ेंगे साउथ अमेरिका के बारे में। इसका पार्ट फर्स्ट है, उनके बारे में पढ़ेंगे। और साउथ अमेरिका पार्ट के अंदर हम दो टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। एक इसकी जलवायु, दूसरा इन देशों का जो परिचय है उनके बारे में देखेंगे। साउथ अमेरिका है वो पूर्ण रूप से पश्चिमी गोलार्ध के अंदर स्थित महाद्वीप है। इसका अधिकांश जो पार्ट आता है वो दक्षिण गोलार्ध के अंदर आता है, कुछ पार्ट है उत्तरी गोलार्ध के अंदर स्थित है। अब देखिए यहाँ पर भूमध्य रेखा की बात करें तो भूमध्य रेखा इस महाद्वीप के 3 देशों से होकर गुजरती है। नंबर 1 इक्वाडोर, नंबर 2 कोलंबिया, नंबर 3 ब्राजील। 3 देशों से होकर भूमध्य रेखा गुजर रही है। लेकिन देखिए यहाँ पेरू पड़ता है, तो पेरू के अंदर से होकर नहीं गुजर रही है, पेरू की सीमा को टच करती हुई यह भूमध्य रेखा गुजर रही है। आगे बात करें मकर रेखा, तो मकर रेखा है वो 4 देशों से गुजर रही है। ये देखिए भूमध्य रेखा है वो 3 देशों से, जो मकर रेखा है वो 4 देशों से। 4 देश कौन कौन से हैं? नंबर 1 चिली, नंबर 2 अर्जेंटीना, नंबर 3 पैराग्वे और नंबर 4 ब्राजील। तो ये 4 देशों से गुजर रही है मकर रेखा। जो भूमध्य रेखा है वो 3 देशों से गुजर रही है। अब दोनों के अंदर सिमिलरिटी की बात करें देखिए तो अपन यहाँ पर देखते हैं ब्राजील, इस महाद्वीप का ब्राजील एक ऐसा देश है जिनसे भूमध्य रेखा भी गुजर रही है तथा मकर रेखा भी गुजर रही है, यानी दोनों रेखाएं गुजरने वाला देश ब्राजील है। अब अपन क्या करते हैं देखिए यहाँ पर इससे जो महाद्वीप जो पूर्व की ओर कौन सा है? अंध महासागर स्थित है, और जो पश्चिम की ओर क्या है? प्रशांत महासागर है। भूमध्य रेखा के इस ओर क्या है? उत्तरी अंध महासागर है, और जो दक्षिण की ओर कौन सा है? दक्षिणी अंध महासागर है। और उसके पश्चिम की ओर कौन सा है? प्रशांत महासागर स्थित है। और यह महाद्वीप मिडिल अमेरिका से पनामा की स्थल संधि द्वारा जुड़ा हुआ है। ये पनामा की स्थल संधि है, उनसे द्वारा ये जुड़ा हुआ है। इसके दक्षिण की ओर कौन सा एक द्वीप है जिसका नाम है टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप है। और टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप है जो कि मुख्य भूमि से, देखिए यहाँ से मुख्य भूमि से मैगेलन जल संधि द्वारा पृथक है। और मैगेलन जल संधि है जो कि अंध महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली संधि है। और इस महाद्वीप के देखिए यहाँ पर इसके पूर्व की ओर स्थित है, दक्षिण पूर्व की ओर स्थित एक द्वीप है फॉकलैंड द्वीप। जो फॉकलैंड द्वीप है वो किसका इस पर राजनीतिक अधिकार है? वो यूके का है, यूनाइटेड किंगडम है, उसका राजनीतिक अधिकार इस फॉकलैंड द्वीप पर है। इस महाद्वीप के अंदर कुल टोटल 13 देश हैं। तो अब अपन क्या करते हैं तो पॉइंट टू पॉइंट इन देशों का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले अपन अध्ययन करते हैं फ्रेंच गुयाना। देखिए यहाँ पर पड़ता है ये फ्रेंच गुयाना। इसकी जो कैपिटल की बात करें उसकी कैपिटल है केयन। और ये इस पर राजनीतिक अधिकार है वो किसका है मित्रों? फ्रांस का है। ये स्वतंत्र देश नहीं है, ये फ्रांस का पार्ट है। फ्रांस का यहाँ पर एक शहर पड़ता है कोरू। कोरू के अंदर सैटेलाइट या रॉकेट जो प्रक्षेपण केंद्र है वो स्थित है। तो यहाँ पर फ्रांस का जो सैटेलाइट लॉन्चिंग पैड है वो यहाँ कोरू के अंदर पड़ता है, यहाँ फ्रेंच गुयाना के अंदर। तो अगला जो देश आता है वो सूरीनाम। देखो आप, जहाँ सूरीनाम की बात करते हैं, इस महाद्वीप का चाहे वो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से हो चाहे वो जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे छोटा देश कौन सा है? सूरीनाम है। गुयाना तथा फ्रेंच गुयाना के मध्य स्थित यह देश सूरीनाम इस महाद्वीप का जनसंख्या के दृष्टिकोण से तथा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा देश है। इसकी जो कैपिटल है पैरामेरिबो है। और आगे आता है गुयाना की जो कैपिटल है वो जॉर्ज टाउन है। देखिए, और देखिए यहाँ पर गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना, तो इसके अंदर एक क्वेश्चन ये बनता है। देखिए यहाँ पर भारतीय मूल के लोग सर्वाधिक संख्या में रहते हैं। गुयाना के अंदर, सूरीनाम के अंदर, फ्रेंच गुयाना के अंदर, और यहाँ पर वेनेजुएला का जो ये हिस्सा है यहाँ पर भारतीय मूल के लोग सर्वाधिक संख्या में रहते हैं। और यदि परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न पूछ लिया जाए कि साउथ अमेरिका महाद्वीप के उस देश का नाम बताइए जहाँ सर्वाधिक संख्या के अंदर भारतीय मूल के लोग रहते हैं, वो कौन सा है? सूरीनाम है। सूरीनाम के अंदर सर्वाधिक संख्या के अंदर भारतीय मूल के लोग हैं, यहाँ रहते हैं सूरीनाम के अंदर। गुयाना के आगे कौन सा है? वेनेजुएला देश आता है। वेनेजुएला, इसकी जो कैपिटल की बात करें वो कौन सी है? काराकस इसकी कैपिटल है। और वेनेजुएला
इस महाद्वीप का सर्वाधिक पेट्रोलियम उत्पादन करने वाला देश है। वेनेजुएला के अंदर सर्वाधिक पेट्रोलियम के भंडार मिलते हैं। यहाँ पर देखो आप झील देख रहे हो, काराकस तो यहाँ पड़ता है, काराकस से इस ओर पश्चिम की ओर एक झील पड़ती है, उस झील का नाम है माराकाइबो झील। ये माराकाइबो झील है। माराकाइबो झील के चारों ओर सर्वाधिक पेट्रोलियम के भंडार मिलते हैं इस देश के। और जो काराकस जो एक पोर्ट है, काराकस पोर्ट से यहाँ पेट्रोलियम का एक्सपोर्ट किया जाता है, तो काराकस को तेल पतन भी कहते हैं। वेनेजुएला के पश्चात अपन बात करें कौन सा आता है, कोलंबिया। कोलंबिया की जो राजधानी है वो कौन सी है, बोगोटा है। यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर अपन 4 देशों के बारे में अध्ययन किया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना। इनकी जो कैपिटल है चारों कौन सी है, समुद्र के किनारे पर, तट पर स्थित है, समुद्री तट पर स्थित है। चाहे कैन हो, चाहे पैरामेरिबा हो, चाहे जॉर्ज टाउन हो, चाहे काराकस, ये किनारे समुद्र किनारे पर स्थित है। जबकि कोलंबिया की जो कैपिटल है वो यहाँ पर स्थित है, मध्य के अंदर स्थित है। अब एक और चीज देखो आप कोलंबिया के बारे में, यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनते हैं बहुत शानदार कोलंबिया के बारे में, कि जो पनामा की स्थल संधि है वो किन किन के मध्य है, पनामा तथा कोलंबिया के मध्य है। पनामा की स्थल संधि पनामा देश और कोलंबिया के मध्य है। दूसरा क्वेश्चन भी देखो यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर है कैरिबियन सागर, ये कैरिबियन सागर है स्थल संधि के इस ओर, और इस ओर कौन सा है, पनामा की खाड़ी है, पनामा की खाड़ी है। तो दक्षिणी साउथ अमेरिका महाद्वीप का उस देश का नाम बताइए जिसके दोनों ओर अंत महासागर और प्रशांत महासागर लगते हैं, यानी उस देश का नाम जहां पर अंत महासागर भी लगता है और प्रशांत महासागर भी लगता है, तो वो कौन सा आएगा, कोलंबिया आएगा। कोलंबिया की इस साइड के अंदर कौन सा है, अंत महासागर, इस साइड के अंदर क्या है, प्रशांत महासागर है। अब देखिए कोलंबिया से यहाँ पर देखो आप, कोलंबिया के 2 द्वीप हैं यहाँ पर, एक तो है कोकोस द्वीप और एक कौन सा है, मालपेलो द्वीप। दोनों ही कोलंबिया के 2 द्वीप हैं। अब यहाँ पर मैंने कोकोस द्वीप और मालपेलो द्वीप की बार इस बार इसलिए पढ़ा रहा हूँ मैं, जब कोकोस द्वीप के बारे में पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कोकोस एक प्लेट भी है, लघु प्लेट भी है। जब हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ेंगे तो पढ़ते हैं उस टाइम के अंदर ये देखते हैं कुछ लघु प्लेट है तो कुछ दीर्घ प्लेट है। लघु प्लेट के अंदर कोकोस प्लेट पढ़ते हैं और यहाँ पर कौन सी प्लेट पढ़ते हैं, नज़का प्लेट पढ़ते हैं। तो कोकोस प्लेट कहाँ स्थित है, प्रशांत महासागर के अंदर स्थित है। और कोकोस प्लेट किन के मध्य स्थित है, कोकोस प्लेट देखिए यहाँ पर मिडल अमेरिका है और यहाँ पर कौन सा है, प्रशांत प्लेट है। तो मिडल अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के मध्य स्थित है। आरपीसी के अंदर कई दफा प्रश्न पूछा गया है कि कोकोस जो लघु प्लेट है वो किन के मध्य स्थित है, यहाँ मिडल अमेरिका और ये प्रशांत प्लेट के मध्य कोकोस प्लेट स्थित है, जिस पर कोकोस द्वीप तथा मालपेलो द्वीप स्थित है। अगला देश आता है, कौन सा देश आता है, इक्वाडोर है। इक्वाडोर की राजधानी कौन सी है, क्विटो। यहाँ पर देखिए यहाँ ये गुजर रही है, कौन सी गुजर रही है, भूमध्य रेखा गुजर रही है। तो भूमध्य रेखा के ऊपर इसकी राजधानी नहीं है, भूमध्य रेखा के जस्ट नजदीक ये राजधानी है क्विटो। इसके जस्ट नजदीक उत्तर की ओर पड़ती है क्विटो। और यहाँ पर एक देखिए कौन सा एक ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है। यहाँ पर कोटोपैक्सी, जब हम ज्वालामुखी के बारे में अध्ययन करेंगे उस टाइम के अंदर देखेंगे और ज्यादा विस्तार से। अभी तो हम इनका राजनीतिक परिचय है वो देख रहे हैं अपन। अब क्विटो के बारे में अब देखिए, क्विटो के पहले मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ। ये देखिए यहाँ पर एक देश आता है बोलिविया। बोलिविया की राजधानी कौन सी है, ला पाज है। ये बोलिविया है, बोलिविया की राजधानी ला पाज है। तो दुनिया की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी कौन सी है, कैपिटल कौन सी है, ला पाज है। ये ला पाज है। अब प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि दुनिया की दूसरे नंबर की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी कौन सी, वो क्विटो है। दुनिया की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित फर्स्ट और सेकंड राजधानियां किस महाद्वीप के अंदर है, तो कौन सा है, साउथ अमेरिका महाद्वीप के अंदर है। और कहाँ पड़ती है देखिए, तो एक का नाम क्या है, ला पाज, ये बोलिविया की कैपिटल है। और दूसरा कौन सी है, क्विटो, जो किसकी कैपिटल है, इक्वाडोर की कैपिटल है। अब क्विटो के बारे में और क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं, भूमध्य रेखा के पास या भूमध्य रेखा पर स्थित सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी कौन सी है, क्विटो, ये आ गया। अब अगला क्वेश्चन कौन सा बनता है कि भूमध्य रेखा पर स्थित सबसे ठंडी राजधानी कौन सी है, क्विटो। भूमध्य रेखा पर स्थित न्यूनतम तापांतर वाली राजधानी कौन सी है, क्विटो। इस प्रकार से क्विटो पर कई क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन बनते हैं, थोड़ा आप ध्यान देना इस पर। और इक्वाडोर का एक यहाँ पर
द्वीप है जिसका नाम है गालापेगोस द्वीप है। आगे एक देश आता है पेरू। पेरू की कैपिटल क्या है? लिमा है, जो कि समुद्र के किनारे पर स्थित है। बोलिविया, बोलिविया की आप कैपिटल पढ़ चुके हैं, ला पाज। यहाँ पर देखो आप, ये पेरू तथा बोलिविया, यहाँ इनके मध्य सीमा पर एक झील स्थित है। इस झील का नाम क्या है? टीटीकाका झील है। प्रश्न देखो यहाँ पर, ठीक है, 2 क्वेश्चन बनते हैं टीटीकाका झील के बारे में। दोनों क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन तो यह आता है, टीटीकाका झील किन 2 देशों के मध्य स्थित है? एक बार तो मिलान कराना आता है, इस प्रकार से मिलान कीजिए आप। देशों के नाम दे देते हैं, इस प्रकार से दे दिया, बोलिविया पैराग्वे दे दिया, बोलिविया ब्राजील दे दिया, बोलिविया पेरू दे दिया, बोलिविया चिली दे दिया। हमारे कंफ्यूज हो जाते हैं, कौन सा करें हम, बोलिविया पैराग्वे करें, चिली करें। तो देखिए यहाँ पर टीटीकाका झील है, पेरू तथा बोलिविया की सीमा के ऊपर स्थित है, यानी यहाँ पर 2 देशों के मध्य स्थित है। इसके पूर्व ओर इसकी राजधानी है, कैपिटल ला पाज, वो स्थित है। ये बोलिविया का पठार है, ये बोलिविया हाईलैंड है, जो कि एंडीज पर्वतमाला के मध्य स्थित है। एंडीज पर्वतमाला के मध्य स्थित यह बोलिविया का पठार है। टीटीकाका के बारे में दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है कि दुनिया की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील जो नौकागम्य है, जहां पर नाव चलाई जाती है, तो वो कौन सी है? वो टीटीकाका झील है। इस प्रकार से ये टीटीकाका के बारे में 2 क्वेश्चन बनते हैं। आगे आता है चिली। देखिए चिली, देखो चिली एक इस महाद्वीप का, देखो चिली का अर्थ कैसा होता है? चिली का अर्थ होता है मिर्च, हरी मिर्च के समान, जो मिर्च होती है उसके समान। तो इस महाद्वीप, उस देश का नाम बताइए जिसका आकार किसके समान है? मिर्च के समान होता है। जो हमारी हरी मिर्च होती है, मिर्च होती है, उसके समान है। तो कौन सा? चिली। चिली का अर्थ मिर्च होता है। तो देखिए इसका यहाँ बहुत लंबा देश है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यहाँ से शुरू होकर और ये पतला 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 होते होते यहाँ से जो आप देख रहे हैं टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप देख रहे हैं, इसके जो यहाँ पर इसी ये हिस्सा किसका है? चिली का। और ये हिस्सा किसका है? अर्जेंटीना का है। काफी लंबा देश है। यहाँ पर चिली के बारे में पढ़ेंगे तो विस्तार से आगे देखेंगे। इसकी जो कैपिटल है, इसकी कैपिटल कौन सी है? इसकी कैपिटल है सेंटियागो है। इसकी कैपिटल सेंटियागो है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो देश है वो है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना, अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। जो यहाँ पर जो खाड़ी देख रहे हैं वो खाड़ी है रियो डी ला प्लाटा की खाड़ी है यहाँ पर, यहाँ। और इसके तट पर इस अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। और यहाँ पर एक देश है, उरुग्वे देश है। जो उरुग्वे देश है, उरुग्वे की जो कैपिटल है वो कौन सी है? मोंटवीडियो है। इसकी जो वो भी क्या, इस खाड़ी के तट पर स्थित है। खाड़ी के जो इस साइड देखो आप, उत्तर की ओर जो रियो डी ला प्लाटा है खाड़ी, इसके उत्तर की ओर जो कैपिटल है मोंटवीडियो उरुग्वे की है। और जिसके साउथ की ओर कौन सी है? ये ब्यूनस आयर्स है। देखिए उरुग्वे इस महाद्वीप का सर्वाधिक नगरीकृत देश है। यहाँ पर उरुग्वे सर्वाधिक नगरीय देश है। यहाँ पर सबसे पिछड़े हुए ये है, जो गुयाना सूरीनाम जो अपन पढ़ते हैं, यहाँ वाला जो गुयाना हाईलैंड पर स्थित है, सबसे पिछड़े हुए जो देश है वो ये है। आगे देखिए यहाँ पर आ गया पैराग्वे। पैराग्वे की राजधानी कौन सी है? असुनचियन है। और देखिए यहाँ पर कौन सा है? ब्राजील। ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्राजीलिया है, ब्रासीलिया है। अब अपन 13 देश देखें। 13 देश के अंदर आप देखो, ये देखो आप ब्राजील देखो आप, तो 13 से में से देखो आप कितने देशों की सीमाएं ब्राजील से लगती है? कितने देशों की? तो 13 अपने आप में ब्राजील तो 11 आएगा। अब देखो, एक तो इक्वाडोर, इक्वाडोर की सीमा ब्राजील से नहीं लगती है। दूसरे देखो आप चिली। 2 देश ऐसे हैं जिनकी सीमाएं ब्राजील से नहीं लगती हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्राजील से सीमा किन 2 देशों से, किन देश से नहीं लगती है? तो याद रखना सीधी सी बात है, एक तो इक्वाडोर से नहीं लगती है और एक चिली तो पश्चिमी की ओर स्थित है, उनसे नहीं लगती है। पेरू की लगती है। कई बार उलझाने के लिए पेरू नाम दे देते हैं, लेकिन पेरू की सीमा यहाँ से लगती है। इक्वाडोर और जो चिली है उनकी सीमा है ब्राजील से नहीं लगती है। अब दूसरा और देखो आप, जितने देश है यहाँ पर जो स्थल आबद्ध देश है वो कौन से देश है? 2 देश है, एक तो बोलिविया है और दूसरा है पैराग्वे। तो यहाँ पर बहुत ही शानदार क्वेश्चन बन रहा है। देखिए स्थल आबद्ध देश
साउथ अमेरिका महाद्वीप के कौन कौन से हैं? 2 देश आते हैं, बोलिविया और पैराग्वे। सबसे बड़ा पूछा जाए कि सबसे बड़ा स्थल आबद्ध देश दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का कौन सा है, तो बोलिविया आएगा, और 2 नंबर कौन सा है? पैराग्वे। और जो सभी देश है उनके समुद्र का किनारा लगता है, सभी समुद्र किनारे पर स्थित है। देखो आप यहाँ पर देखो, ये कोलंबिया है, उसके भी अंध महासागर और प्रशांत महासागर लग रहा है। यहाँ पर भी प्रशांत महासागर लग रहा है, इसके भी लग रहा है, इसके भी प्रशांत महासागर लग रहा है, इसके भी लग रहा है, इसके लग रहा है, इसके सभी के लग रहा है। केवल 2 देश ऐसे स्थलाबद्ध देश है, बोलिविया और पैराग्वे। इसके पश्चात देखो आप, अब अपन पढ़ेंगे इनका जलवायु के बारे में पढ़ेंगे, जो इन देश है इनके जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। पहले अपन पढ़ लिया रणनीतिक देशों का, पिक्चर देख लिया देशों का, अब अपन देखें क्या इनके जलवायु के बारे में। देखिए, तो जलवायु के बारे में इसके 7 पॉइंट है। विषुवतीय जलवायु, नंबर 2 सवाना जलवायु, नंबर 3 प्रेरी जलवायु, नंबर 4 उष्णकटिबंधीय जलवायु, नंबर 5 भूस्थलीय जलवायु, और नंबर 6 भूमध्य सागरीय जलवायु, नंबर 7 शीतोष्ण जलवायु। तो देखिए 1 नंबर पर वो है विषुवतीय जलवायु। भूमध्य रेखा के ऊपर स्थित, भूमध्य रेखा के दोनों ओर, भूमध्य रेखा के दोनों ओर स्थित जो जलवायु है कौन सी है, वो विषुवतीय या भूमध्य रेखीय जलवायु है। यहाँ पर ये ब्राजील है, इसका ब्राजील और ये कोलंबिया कुछ हिस्सा है, यहाँ पर कौन सी जलवायु मिलती है? विषुवतीय जलवायु मिलती है। यहाँ पर एक नदी रहती है अमेजन नदी, ये अमेजन का हवाला है। अमेजन नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, आयतन के दृष्टिकोण से सबसे बड़ी नदी है। यदि क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, वो नील नदी आएगी। लंबाई के दृष्टिकोण से तो सबसे लंबी नदी है वो नील नदी है, और आयतन के दृष्टिकोण से पूछा जाए तो सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ये अमेजन नदी है। और दूसरी लंबी नदी पूछा जाए तो अमेजन नदी है, यही है अमेजन नदी। अमेजन नदी जो यहाँ अमेजन बेसिन के अंदर घने वृक्ष मिलते हैं, यहाँ जिन्हें अमेजन के वन कहते हैं। इन अमेजन के वनों को क्या कहते हैं? सेलवास का वन भी कहते हैं। इन वनों को जो भूमध्य रेखीय वन मिलते हैं, विषुवत रेखीय वन मिलते हैं, इन वनों को यहाँ ब्राजील के अंदर क्या कहते हैं? सेलवास के वन कहते हैं, सेलवास के वन कहते हैं। इन्हीं वनों के अंदर सबसे हल्के वजन की, मुलायम तथा हल्के वजन की ये लकड़ी मिलती है वालसा, जो इन सेलवास के वनों के अंदर मिलती है। अगले चलिए अपन पढ़ते हैं सवाना जलवायु। सवाना जलवायु देखिए, सवाना जलवायु एक भूमध्य रेखा के दोनों ओर मिलती है, यहाँ पर मिलती है और यहाँ पर मिलती है। देखो यहाँ पर है गुयाना हाईलैंड, गुयाना का जो पठार है वहाँ पर मिलती है, और यहाँ पर देखिए जो ब्राजील हाईलैंड है, ब्राजील का ये दक्षिणी और पूर्वी हिस्सा है, यहाँ ब्राजील का पठार है। मैंने बताया ना ये पूरा ब्राजील का पठार है। यहाँ सवाना जलवायु मिलती है। एक यहाँ पर जो गुयाना हाईलैंड है, गुयाना का पठार है, यहाँ क्या चीज मिलती है? सवाना जलवायु मिलती है। सवाना जो जलवायु, यहाँ पर देखिए ये घास भूमि है, घास का मैदान मिलते हैं, यहाँ पर घास के मैदान मिलते हैं, यहाँ पर भी घास के मैदान मिलते हैं, लंबी लंबी घास मिलती है, घास का मैदान है। इन घास के मैदान के अंदर देखो, यहाँ ब्राजील के अंदर घास के मैदानों क्या कहते हैं? कंपोज कहते हैं। ब्राजील का जो ये ब्राजीलियन पठार है, ब्राजीलियन हाईलैंड है, यहाँ पर घास के मैदान को क्या कहते हैं? कंपोज कहते हैं। इन्हीं घास के मैदान के अंदर कहीं कहीं पर झाड़ियाँ मिलती हैं, उन झाड़ियों को क्या कहते हैं? कटिंगा कहते हैं। परीक्षा में कई बार पूछा गया कटिंगा क्या है, कि जो ब्राजीलियन हाईलैंड है वहाँ जो घास का मैदान है वहाँ पर कहीं कहीं पर कंटीली झाड़ियाँ मिलती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? कटिंगा कहते हैं। और जो ये गुयाना हाईलैंड है, गुयाना हाईलैंड है, यहाँ पर जो घास का मैदान है उन्हें लानोज कहते हैं, जो वेनेजुएला और गुयाना के अंदर पड़ता है। यहाँ ओरिनिको नदी है, देखिए यहाँ पर ओरिनिको नदी है, कैरिबियन सागर में जाकर गिरती है यहाँ पर। तो ओरिनिको नदी के बेसिन में, और ये वेनेजुएला और गुयाना, यहाँ पर जो घास का मैदान है और उन्हें क्या कहते हैं? लानोज कहते हैं। तो देखिए तो सवाना जलवायु है, सवाना जलवायु तो इस ओर जो गुयाना हाईलैंड, और इस पर कौन सा है? ब्राजीलियन हाईलैंड, यहाँ पर मिलती है। तो यहाँ पर लानोज याद रखना, यहाँ पर वेनेजुएला के अंदर क्या कहते हैं? लानोज, और ब्राजील के अंदर क्या कहते हैं? कंपोज कहते हैं। और यहाँ इसके अंदर मिलने वाली कहीं कहीं जो कंटीली झाड़ियाँ हैं उन्हें क्या कहते हैं? कटिंगा कहते हैं। अब देखिए, और वालसा, सेलवास के वनों के अंदर मिलने वाली सबसे हल्की लकड़ी है वो वालसा है।
यहाँ पर देखिए ब्राजील, ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया ये है। और यहाँ पर देखिए ब्राजील का एक शहर है साओ पाउलो शहर है, साओ पाउलो शहर है। ये देखिए मैं आपको साओ पाउलो के बारे में मैं बता दूं आपको, साओ पाउलो जो शहर है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा शहर है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा शहर साउथ अमेरिका महाद्वीप का कौन सा है, तो साओ पाउलो है। सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र भी साओ पाउलो है और जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा भी साओ पाउलो है। और देखेंगे साओ पाउलो के बारे में, यहाँ पर जो ये ब्राजीलियन हाईलैंड है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर लावा से बनी हुई काली मिट्टी मिलती है जिन्हें कहते लाल मिट्टी मिलती है जिन्हें कहते हैं टेरा रोसा मिट्टी है। और यहाँ पर कौवा तथा कपास की कृषि की जाती है। यहाँ पर जो ब्राजीलियन हाईलैंड है यहाँ पर कौवा की कृषि तथा कपास की कृषि की जाती है। ब्राजील के अंदर इस ब्राजीलियन हाईलैंड के ऊपर जो कौवा की कृषि की जाती है, कौवा के बागान क्या कहते हैं, फेजेंडा कहते हैं। फेजेंडा बहुत बार प्रश्न परीक्षा पूछा गया है कि फेजेंडा क्या है। तो ब्राजील के अंदर जो कौवा के जो बागान है वो क्या कहते हैं, फेजेंडा कहते हैं। साओ पाउलो और यहाँ पर एक बंदरगाह पड़ता है सेंटोस बंदरगाह। देखिए यहाँ पर ये ब्राजील जो देश है तो सबसे बड़ा इस महाद्वीप का जो ब्राजील देश है, इस महाद्वीप का क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से हो चाहे जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा देश है। अपन थोड़ा ये देख लेते हैं थोड़ा इनके बारे में बात कि जो ये जनसंख्या के दृष्टिकोण से क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, तो देखिए जनसंख्या जो ब्राजील है, ब्राजील और यहाँ क्या पड़ता है सूरीनाम, जनसंख्या के दृष्टिकोण से क्षेत्रफल दोनों के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा देश कौन सा है, ब्राजील है। चाहे वो जनसंख्या के दृष्टिकोण से ले चाहे वो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से ले, सबसे बड़ा देश कौन सा है, ब्राजील है। और अब देखिए यहां पर जनसंख्या के दृष्टिकोण से क्षेत्रफल दोनों के दृष्टिकोण से सबसे छोटा देश कौन सा है, वो सूरीनाम है। जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों के दृष्टिकोण से सबसे छोटा देश सूरीनाम और सबसे बड़ा ब्राजील। दोनों आपस में क्या है, पड़ोसी। देखो आप यहाँ पर पड़ोसी, यहाँ पर ये गुआना हाईलैंड पर स्थित है और ये अमेजन बेसिन, अधिकतर यहाँ अमेजन बेसिन के अंदर यहाँ पर देखो ये यहाँ अमेजन बेसिन है, यहाँ गुआना हाईलैंड है, या ब्राजील हाईलैंड है, यहाँ निम्न भूमि है। अब आ गया डेंसिटी के मामले में, पॉपुलेशन डेंसिटी के मामले में सर्वाधिक डेंसिटी वाला इस महाद्वीप का देश कौन सा है, तो देखिए सर्वाधिक इस महाद्वीप का टोटल डेंसिटी देखा जाए तो 25 है, 25 है। इस महाद्वीप का तो देखिए तो डेंसिटी है कितना है, 25। साउथ अमेरिका महाद्वीप है, इसकी टोटल डेंसिटी देखा जाए वो 25 प्रति वर्ग किलोमीटर है। और इस महाद्वीप का सर्वाधिक डेंसिटी वाला पॉपुलेशन डेंसिटी वाला कंट्री है वह इक्वाडोर। ये देखो यहाँ पर इक्वाडोर, यहाँ पर जो सर्वाधिक पॉपुलेशन डेंसिटी वाला जो कंट्री है वो कौन सा है, इक्वाडोर है। अब पूछा जाए न्यूनतम वाला कौन सा है, देखो न्यूनतम के अंदर मैंने बताया सबसे जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है वो कौन सा है, ये गुआना हाईलैंड पर स्थित है, गुआना सूरीनाम और फ्रेंच गुआना है। तो देखिए यहाँ पर कितना है, जो आप देखो फ्रेंच गुआना इसका कितना है 3.6 प्रति वर्ग किलोमीटर, सूरीनाम का कितना है 3.7 प्रति वर्ग किलोमीटर, जो गुआना है इसका 4 प्रति वर्ग किलोमीटर पॉपुलेशन डेंसिटी है। तो देखिए लो डेंसिटी, आप देखो आप लो डेंसिटी है जो कैरिबियन सागर के तट पर स्थित जो देश है गुआना सूरीनाम फ्रेंच गुआना, जो गुआना हाईलैंड पर स्थित है उनका है। और हाई डेंसिटी है तो देखो कहां पर है, भू मध्य रेखा पर स्थित जो देश है इक्वाडोर उनका है हाई। तो देखिए ये इक्वाडोर, ये कोलंबिया, ये इनका ये क्या है वेनेजुएला, वो हाई डेंसिटी वाले क्षेत्र है। तो ये कौन से है, लो डेंसिटी वाला। अब देखिए हाई डेंसिटी वाला लो डेंसिटी वाले क्षेत्र कौन से, ये पूरा जो ये वाला पार्ट ये कौन सा है, लो डेंसिटी। और इक्वाडोर कोलंबिया वाला ये क्षेत्र कौन सा है, हाई डेंसिटी। और हाई डेंसिटी वाला कौन सा है, देखिए उरुग्वे जो ये ब्यूनस आयर्स है जो वाला ये क्षेत्र है, ये कौन सा है, यहाँ पर ये है हाई डेंसिटी। और देखिए यहाँ चिली की जो राजधानी है सेंटियागो, यहाँ पर पड़ता है वालपेराइजो। तो यहाँ पर जो मध्य चिली बोलते हैं उनको, मध्य चिली के अंदर भी क्या है हाई डेंसिटी। ये हाई डेंसिटी वाले क्षेत्र हैं जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के हैं। देखिए ये वाला हिस्सा इक्वाडोर कोलंबिया वाला ये हिस्सा हाई डेंसिटी,
और नंबर 2 जो मध्य चिली है, मध्य चिली के अंदर सेंटियागो है, वालपेराइस जो है ये हाई डेंसिटी। और ये जो यहाँ पर कैपिटल है, अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्यूनस आयर्स है, उरुग्वे की कैपिटल मोंटेविडियो है, ये भी क्या है, हाई डेंसिटी वाला क्षेत्र है। और देखिए एक ब्राजील का जो ये क्षेत्र है तो साओ पालो और सेंटोस है, जो देखिए ये कौन सा है, हाई डेंसिटी वाला क्षेत्र है। और यहाँ पर हाई डेंसिटी का कारण क्या है, ये देखिए ये ब्राजील का स्टेट है, साओ पालो स्टेट, जो ब्राजील का एक स्टेट साओ पालो, जो ब्राजील के दक्षिण और पूर्व में स्थित है। और इस साओ पालो स्टेट की कैपिटल भी कौन सी है, साओ पाउलो है, इसकी कैपिटल साओ पाउलो है। और इसका यहाँ पर बंदरगाह पड़ता है सेंटोस। ये औद्योगिक दृष्टि से बहुत विकसित क्षेत्र है। और यहाँ पर कृषि के दृष्टिकोण से भी मैंने बताया था, यहाँ पर कपास की कृषि होती है, कवा की कृषि होती है, कवा के बड़े बड़े बागान है। दुनिया के अंदर सर्वाधिक कवा उत्पादन करने वाला देश है ब्राजील। दुनिया का सर्वाधिक कवा उत्पादन करने वाला देश ब्राजील है। ये ब्राजील है, कोलंबिया है, ये वेनेजुएला है, ये क्या है, कवा उत्पादन करने वाले देश है ये साउथ अमेरिका महाद्वीप के। तो साओ पालो से एक यहाँ पढ़ रहे थे, साओ पालो से सेंटोस, साओ पालो से जो सेंटोस है, यहाँ पर ये रेल मार्ग द्वारा जुड़े हुए हैं। देखिए जितनी भी आते हैं यहाँ पर क्या है, कवा के बाग है, यहाँ पर क्या है, कवा के बाग है, यहाँ पर कवा के ब्राजीलियन हाईलैंड है, यहाँ लाल मिट्टी मिलती है टेरा रोसा, यहाँ पर उनको फेजेंडा कहते हैं कवा के बागानों को। यहाँ पर जो जो कौवा है उनको लाया जाता है और कौवा को लाकर यहाँ पर साओ पालो के अंदर उनको कौवा से कॉफी तैयार की जाती है। और कॉफी तैयार करके उनको पैकिंग करके, और यहाँ पर देखिए पैकिंग करके साओ पालो से सेंटोस भेजी जाती है, साओ पालो से सेंटोस को भेजा जाता है रेल मार्ग द्वारा। तो अधिकतर यहाँ पर साओ पालो से जो सेंटोस के बीच जो देखिए व्यापार हो रहा है, किनका हो रहा है, कॉफी का हो रहा है, कौवा का हो रहा है कॉफी। तो इसको कौन सा क्या कहते हैं, इसका नाम पड़ गया कॉफी रेल मार्ग। क्या नाम पड़ गया, कॉफी रेल मार्ग या कौवा रेल मार्ग भी कहते हैं। तो परीक्षा में ये पूछा जाता है कि कॉफी रेल मार्ग या कौवा रेल मार्ग कौन सा है, साओ पालो से सेंटोस। अब आपकी देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कौवा और कॉफी मंत्र। कौवा एक पादप पौधा होता है, लगभग इतना सा बड़ा होता है। जिस प्रकार से अपन ये देखते हैं मेहंदी का, सेम टू सेम वैसा ही होता है। जो मेहंदी का हमारे घरों के अंदर होता है, मेहंदी के पादप लगाते हैं अपन, झाड़ीनुमा होता है। ये झाड़ीनुमा लगभग 4 फुट 5 फुट 6 फुट के आसपास होता है। और जैसे हमारी मेहंदी की जो पत्तियां होती हैं, सेम टू सेम ऐसे ही कौवा की पत्तियां होती हैं। जिस प्रकार के मेहंदी के गोल गोल बीज लगते हैं, हरे हरे बीज लगते हैं, उसके अंदर देखो आप दाने निकलते हैं, लाल लाल सफेद सफेद दाने निकलते हैं उन बीजों के अंदर, मेहंदी के हमारे बीज होते हैं। उसी प्रकार से जो कौवा के करीबन 5 से 6 फुट झाड़ीनुमा जो पौधे होते हैं उनके गोल गोल बीज लगते हैं और हरे रंग के होते हैं। उन बीजों को तोड़ा जाता है, गोल गोल रंग के होते हैं, उनको तोड़कर उसके पश्चात उनको सुखाया जाता है और सुखाने के पश्चात उनको भुना जाता है। भुनने पर उसका रंग कैसा हो जाता है, बादामी जैसा रंग हो जाता है। जब ये बीज होते हैं गोल गोल राउंड के होते हैं, उनको तोड़ के उस पर सुखाया, सुखाने के पश्चात उनको भुना, भुनने के पश्चात और क्या क्या उनको पीसा। जब कब भुना जाता है जब उसका रंग बादामी हो जाता है, तब उनको भुना पीसा जाता है। और पीसने से क्या बन जाता है, कॉफी का पेस्ट बन जाता है, जिसको हम घरों में पीते हैं, वही कॉफी होती है। तो यहाँ पर कॉफी को तैयार करना, उसके पश्चात पैकिंग करना सर्वाधिक कहाँ होता है, साओ पाउलो के अंदर होता है। और साओ पाउलो से पैकिंग होने के पश्चात और रेल द्वारा और उनको कहाँ, मालगाड़ी द्वारा कहाँ पहुंचाया जाता है, सेंटोस से पहुंचाया जाता है। और सेंटोस से उसके पश्चात विश्व के अलग अलग देशों के अंदर एक्सपोर्ट किया जाता है। पूरे हर विश्व के देशों के अंदर जहाँ कॉफी की डिमांड होती है उस सेंटोस बंदरगाह से पहुंचा दिया जाता है। तो साओ पाउलो टू सेंटोस जो रेल मार्ग है उनको कौवा रेल मार्ग या क्या कहते हैं, सेंटोस कॉफी रेल मार्ग कहते हैं। यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गन्ना की कृषि होती है। तो कृषि के बारे में पढ़े तो देखें, यहाँ गन्ना की कृषि भी होती है। और यहाँ पर एक पतन है रेसिपी, जिनको वो कहते हैं चीनी पतन भी कहते हैं। चीनी पतन यहाँ पर ब्राजील के अंदर काफ़ी मात्रा में गन्ना होता है, उनसे चीनी बनाई जाती है और रेसिपी पोर्ट से चीनी को एक्सपोर्ट किया जाता है। और ये पढ़ लिया अपन, उद्योग के बारे में पढ़ लिया था, सर्वाधिक नगरीय देश है। अब देखिए सवाना जलवायु पढ़ लिया, सवाना के पश्चात पढ़ेंगे अपन प्रेरी जलवायु। ये है प्रेरी जलवायु, जो 3 नंबर जलवायु है वो कहां पर है, तो प्रेरी जलवायु है। प्रेरी जलवायु, प्रेरी जलवायु के अंदर देखिए
यहाँ पर जो अधिकतर वर्षा होती है ग्रीष्म ऋतु के अंदर होती है, और यहाँ वर्षा बहुत ज़्यादा होती है। देखिए यहाँ पर जो ये हिस्सा है अर्जेंटीना, अर्जेंटीना का और उरुग्वे का हिस्सा है, जो उत्तरी पूर्वी हिस्सा है, यहाँ पर देखिए घास का मैदान मिलते हैं, और जिन्हें क्या कहते हैं पंपास कहते हैं। यहाँ प्रेरी जलवायु मिलती है, ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है, और इन पंपास के जो मैदान होते हैं वहाँ पर गेहूँ की कृषि की जाती है। यहाँ पर एक गेहूँ उत्पादन वाला क्षेत्र है, ये गेहूँ की कृषि की जाती है पंपास। अगला आता है उष्णकटिबंधीय जलवायु। देखिए 4 नंबर उष्णकटिबंधीय जलवायु है। तो उष्णकटिबंधीय जलवायु यहाँ मिलती है। तो देखिए आप पैराग्वे है, यहाँ पर अर्जेंटीना है, और इनका हिस्सा देखो यहाँ पर ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है। यहाँ पर देखिए गर्मियों के अंदर वर्षा होती है, अधिकतर वर्षा होती है, गर्मियों के अंदर होती है। लेकिन यहाँ से निकलने वाले नदी नालों में ये निम्न भूमि है। जो देखिए यहाँ पर जो ये वाला हिस्सा है, जो अर्जेंटीना का जो ये हिस्सा है और पैराग्वे का जो हिस्सा है, ये निम्न भूमि है, और यहाँ से निकलने वाले नदी नालों ने इसको क्या कर दिया, दलदल बना दिया। वो दलदल क्षेत्र है, और इस दलदल क्षेत्र के अंदर घने जंगल मिलते हैं, बहुत बड़े बड़े वृक्ष मिलते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, ग्रीन चाको कहते हैं। जो अर्जेंटीना और पैराग्वे, अर्जेंटीना का उत्तरी हिस्सा है और पैराग्वे के हिस्से के अंदर ये निम्न भूमि जो दलदल क्षेत्र है, और घने वृक्ष मिलते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, ग्रीन चाको कहते हैं। उष्णकटिबंधीय जलवायु मिलती है। अगला आ गया मरुस्थलीय जलवायु, जो 5 नंबर है। देखो मरुस्थलीय जलवायु, डेजर्ट जलवायु, मरुस्थलीय जलवायु। तो मरुस्थलीय जलवायु के अंदर अपन देखते हैं तो मरुस्थलीय जलवायु को 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक तो देखिए मरुस्थलीय, एक तो उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, और एक कौन सा होता है, शीत मरुस्थलीय जलवायु। तो उष्ण मरुस्थलीय जलवायु होती है वो देखिए चिली के अंदर मिलती है। चिली, और जो चिली है और जो पेरू है, इनकी सीमा पर। तो यहाँ देखो कुछ हिस्सा इसका क्या है, पेरू का कौन सा हिस्सा है, पेरू का इसका दक्षिणी हिस्सा है, यहाँ से देखिए दक्षिणी हिस्सा है। और चिली का कौन सा है, उत्तरी हिस्सा। चिली और पेरू का जो हिस्सा है, यहाँ पर कौन सी जलवायु मिलती है, उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, उष्ण शुष्क मरुस्थलीय जलवायु मिलती है। यहाँ पर एक मरुस्थल मिलता है, अटाकामा मरुस्थल मिलता है, यह अटाकामा मरुस्थल। और यहाँ पर देखिए अटाकामा जो चिली के अंदर पड़ता है, अटाकामा मरुस्थल कुछ हिस्सा इसका पेरू के अंदर भी पड़ता है। दुनिया का सबसे यहाँ पर एक शुष्क स्थान भी है, उसका नाम शायद अकाई है, ऐसा होना चाहिए। यहाँ पर पड़ता है, चिली के अंदर पड़ता है, सबसे शुष्क स्थान है यहाँ पर। दूसरा है देखिए शीत मरुस्थलीय जलवायु। शीत मरुस्थलीय जलवायु है, देखिए वो कहाँ पड़ता है, वो अर्जेंटीना के अंदर। अर्जेंटीना का जो ये हिस्सा है, जो देखिए यहाँ पर पूर्वी हिस्सा है, दक्षिणी पूर्वी हिस्सा है, यहाँ पर जो पेंटागोनिया है, पेंटागोनिया, इसका मरुस्थल का नाम क्या है, पेंटागोनिया का मरुस्थल है। यहाँ पर ये कौन सा है, यहाँ पर शीत शुष्क मरुस्थलीय जलवायु मिलती है। और देखिए इस मरुस्थल का निर्माण, इसको शीत शुष्क मरुस्थलीय जलवायु, इसका निर्माण कैसे हुआ, इसका हुआ फोकलैंड की ठंडी जलधारा से। जहां जहां अपन देखते हैं पूरे विश्व के अंदर, पूरे विश्व के अंदर जहां जहां ठंडी जलधारा मिलती है, उसके किनारों पर मरुस्थल पाया जाता है। जहां जहां ठंडी जलधाराएं बहती हैं वहां पर कौन सा मरुस्थल मिलता है, वहां पर वैसा मरुस्थल पाया जाता है। तो देखिए यहाँ फोकलैंड की ठंडी जलधारा की वजह से इस क्षेत्र के अंदर वर्षा बहुत कम होती है, और यहाँ का जो तापमान भी क्या होता है, कम है, इसलिए यहाँ पर ठंडा मरुस्थल मिलता है, पेंटागोनिया का मरुस्थल होता है। अगला देखिए ये मरुस्थलीय जलवायु पढ़ दिया अपन। ये तो देखिए उष्ण और शुष्क मरुस्थलीय जलवायु जो पेरू और चिली के अंदर, ये शीत वाला जो पेंटागोनिया मिलता है वो अर्जेंटीना वाला। अगला आता है भूमध्य सागरीय जलवायु। अब भूमध्य सागरीय जलवायु ये परीक्षा के अंदर कई बार पूछा गया है। देखिए ये चिली के अंदर पड़ता है, चिली का जो मध्यवर्ती चिली का हिस्सा है। तो देखो यहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु है। यहाँ पर इस चिली की जो कैपिटल है सैंटियागो, और यहाँ पर एक शहर पड़ता है वालपैराइजो। यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक शहर है वालपैराइजो, यहाँ पर एक शहर है वालपैराइजो। तो देखिए जो वालपैराइजो है, सैंटियागो है, और यहाँ पर हाई पॉपुलेशन डेंसिटी मिलती है। और यहाँ पर देखिए कौन सी जलवायु मिलती है, भूमध्य सागरीय जलवायु। यहाँ गर्मियों के अंदर बारिश नहीं होती है, शीत ऋतु के अंदर वर्षा होती है। और शीत ऋतु यहाँ पर ये देखिए प्रश्न इसलिए पूछ लिया जाए कि चिली के कौन से भाग के अंदर जो भूमध्य सागरीय जलवायु मिलती है, मध्य चिली के अंदर, ये चिली का मध्य भाग है,
चलो ये तो हो गया कि मध्य चिली के अंदर भूमध्य सागरीय जलवायु मिलती है, लेकिन मिलती क्यों है, इसका कारण पूछ लिया जाए। क्योंकि देखिए यहाँ पर गर्मियों के अंदर वर्षा होती नहीं है, गर्मियों के अंदर वर्षा होती नहीं है, और शीत ऋतु के अंदर पछुआ जो हवाएं हैं, पछुआ हवाओं के प्रभाव के कारण यहाँ पर वर्षा होती है, इसलिए यहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु मिलती है। अगला आता है शीतोष्ण जलवायु। जो शीतोष्ण जलवायु देखिए, जो अर्जेंटीना का जो ये हिस्सा है, जो ये यहाँ वाला हिस्सा है, जो दक्षिणी हिस्सा है, यहाँ पर कौन सा है, चिली और अर्जेंटीना में ये हिस्सा है, यहाँ पर शीतोष्ण जलवायु मिलती है। यहाँ कोणधारी वन मिलते हैं, यहाँ पर है, देखिए कोणधारी क्या मिलते हैं, वन मिलते हैं यहाँ पर, कोणधारी टेगा वनस्पति यहाँ मिलती है। ये हो गया इनकी जलवायु के बारे में। एक यहाँ पर रहता है, अभी नाम आया था वालपेराइजो। तो देखिए वालपेराइजो के बारे में अपन देखें तो वालपेराइजो से यहाँ एंडीज पर्वतमाला है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक एंडीज पर्वतमाला स्थित है, एंडीज जो पर्वत है। और देखिए ये वलित पर्वतमाला है, ये हमारे हिमालय के समान एक वलित पर्वतमाला है। और यहाँ देखिए वालपेराइजो से ब्यूनस आयर्स, यहाँ ब्यूनस आयर्स, ये वालपेराइजो से ब्यूनस आयर्स एक रेल मार्ग जाता है। इस महाद्वीप का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, ये एंडीज रेल मार्ग है, एंडीज महारेल मार्ग है, जो किसको जोड़ता है, चिली का जो शहर है वालपेराइजो से अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स को जोड़ता है। परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा गया है कि एंडीज महारेल मार्ग किन किन को जोड़ता है, ब्यूनस आयर्स टू वालपेराइजो को जोड़ता है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि ये जो रेल मार्ग है, जो एंडीज जो पर्वत से गुजरता है, तो किस दरे से गुजरता है, इस दरे का नाम उस्पलाटा दरा, जो यहाँ पर जो चिली और अर्जेंटीना उसकी सीमा पर स्थित है, उस्पलाटा दरा, उस्पलाटा दरा है। तो उस्पलाटा दरा से एंडीज जो रेल महामार्ग है वो गुजरता है। और यहाँ पर जो जलधारा के बारे में पढ़े, फॉकलैंड्स जो ठंडी जलधारा है, उनकी वजह से पेंटागोनिया का निर्माण हुआ है। और देखिए यहाँ पर जो निर्माण हुआ है, जो जो पेरू की जो ठंडी जलधारा है, जिनकी वजह से इस मरुस्थल का निर्माण हुआ है। यहाँ पेरू ठंडी जलधारा बहती है, जिनकी वजह से अटाकामा मरुस्थल का निर्माण हुआ है। तो दोस्तों आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, इनके बारे में पढ़ लिया, राजनीतिक देश और जलवायु के बारे में पढ़ लिया। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि जो परीक्षार्थी ज्योग्राफी स्कूल लेक्चर से तैयारी कर रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट कि मैं आपको सबसे पहले तो जो हमारे 7 महाद्वीप हैं उनके बारे में अपन 15-16 वीडियो बनेंगे, वो डालूंगा। उसके पश्चात आरबीसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग पॉइंट टू पॉइंट मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगा। उसके पश्चात टेस्ट सीरीज है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, पढ़ाऊंगा। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट से तैयारी करने वाले परीक्षार्थी हैं, प्लीज़ इस चैनल से जुड़े आप। आपको वीडियो यदि अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाएं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माता।